तो कुछ आज क्या करना है हमको, कुछ डिस्कशन वगैरह कुछ करना है क्या? आज पढ़ते हैं क्या? ओके चलो ठीक है, ग्रेविटेशन कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे, है ना? देखो जैसे अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर, इनफाइनाइटली लार्ज लार्ज शीट की वजह से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? देखो, जो अपना प्लेट होता है उसकी वजह से क्या होता है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से भी होगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को लिख देंगे 1/4 पाई जी। तो ये हो जाएगा 4 पाई सिग्मा जी बाई, हाँ। कोई हमसे कहे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से लिख, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से क्या लिखोगे? 2k λ/r। तो यहाँ पर k की जगह g लिख दो आप, तो क्या हो जाएगा? 2g λ/। पिछली क्लास में अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, है ना? और हम क्या क्या फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। एक m मास की वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखना है, तो वो -gm/r हो जाएगा। एक रिंग, m मास की रिंग की वजह से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखना, तो वो हो जाएगा -gm/√r² + x। एक हॉलो स्फेयर की वजह से लिखना, तो पोटेंशियल एट r लेस देन कैपिटल R का फॉर्मूला होगा -gm/r। पोटेंशियल एट r ग्रेटर देन कैपिटल R का फॉर्मूला होगा -gm/। एक सॉलिड स्फेयर की वजह से लिखना, तो पोटेंशियल एट r लेस देन कैपिटल R का फॉर्मूला होगा -gm/2r³ इंटू 3r² - r²। और r ग्रेटर देन r का फॉर्मूला होगा -gm/। वो इक्विवेलेंट है ना यार, ऐसे तो भाई हम k को g लिख देते हैं ना, k की जगह g लिख देते हैं, k को इक्वल टू g नहीं लिखते, समझ रहे हो? एप्सिलॉन नॉट, आप ऐसे समझो कि ये जो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट था ना, तो एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या लिख दिया, 1/4 पाई के, और के की इक्विवेलेंट जी लिख दिया, तो सिग्मा 4 पाई g/2 ऐसा हो गया। यार ऐसे तो हम हर जगह के को जी रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? के की जगह जी रख रहे हैं ना फॉर्मूलों में। इसका मतलब ये थोड़ी के की वैल्यू जी के बराबर है, ठीक है? इक्विवेलेंटली उतना रख रहे हैं। वहां पर सिग्मा चार्ज होता है, यहाँ पर सिग्मा मास। देखो जैसे
कोई हमसे यूं कहे कि ये दो m मास के पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में डिस्टेंस है r, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के अबाउट दोनों सर्कुलर पाथ में टू पार्टिकल्स ऑफ मास m each are situated at distance small r from each other and are revolving in circular path about the center of mass of the system. तो हमें पता करना है, find the time period of revolution. Find the time period of the revolution. तो कैसे पता कर पाएंगे बच्चों टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन? कैसे पता करें बच्चों? बिल्कुल सही, फोर्स का यूज करके पता करो। किसी भी एक पार्टिकल को ले लो, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, है ना? तो किसी भी एक पार्टिकल को ले लो और उस पे फोर्स लिखो ग्रेविटेशनल। तो वो दूसरा पार्टिकल लगा रहा होगा, उस पर कितना लगा रहा होगा, Gm² बाई r²। दूसरा पार्टिकल उस पे इतना फोर्स लगा रहा होगा। अब यही फोर्स उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इस फोर्स को मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखो। तो मेरे पास आ जाएगा Gm² बाई r² इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन m ओमेगा² r, ऐसा लिखते हैं। अब जो इसकी रेडियस हो जाएगी बच्चों, वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आएगा वो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस आएगी, और इधर जो आएगा वो क्या आएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज r/2, तो m से m कैंसिल हो जाता है। तो ओमेगा² की क्या वैल्यू आ गई बेटे, 2Gm/r। तो ओमेगा हो जाएगा 2Gm/r³ की पावर 1/2। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ओमेगा, 2π√r³/2G। ये वैल्यू टाइम पीरियड की इतनी
इज दिस क्लियर? ये वाला टू कुछ लोगों ने मिस कर दिया, है ना? तो यहीं से मिस किया। अगर तुमने इसको भी दोनों जगह पर आर आर सेम यूज कर लिया होगा तो क्या है, गड़बड़ हो जाएगी। देखो रेडियस तो आर बाई टू है ना। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटे एम ओमेगा स्क्वायर आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सिर्फ होता है ओमेगा स्क्वायर आर। हेलो। हाँ, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेयर आर इज रेडियस। यहाँ पर ये आर बाई टू के बराबर है ना। देखो दोनों जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर में जो आर आता है वो क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस, एम वन एम टू के बीच की डिस्टेंस। और एम ओमेगा स्क्वायर आर में जो आर आता है वो आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस तो आर है, लेकिन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ तो कितना है बेटे, आर बाई टू। ये गलती कर दी कई लोगों ने। हाँ, समझ में आई बात भाई? मान लो हमसे कहा जाए कि दो पार्टिकल्स हैं, कैपिटल एम और कैपिटल एम मास। एक रखा हुआ है -a, 0 पर, दूसरा रखा हुआ है -a, 0 +a, 0। यानी दोनों कहाँ रखे हुए हैं बच्चों, एक्स एक्सिस पर दोनों के दोनों पार्टिकल्स, इसका मतलब रखे हुए। नाउ देयर इज अ थर्ड पार्टिकल ऑन द वाई एक्सिस, देयर इज अ थर्ड पार्टिकल ऑन द वाई एक्सिस। Let's say that particle has mass small m and it is released from rest, and it is released from rest from 0 comma √3a. Now these two capital M are fixed, ये fixed है। तो हमें पता करना है find the speed with which small m crosses the origin. Find the speed with which small m crosses the origin. Assume Earth's gravitational field is absent. अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एब्सेंट है ऐसा आप मान के चलें।
कैसे लिखें बच्चों? एनर्जी कंजर्वेशन, है ना? एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें? पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय उस पॉइंट का पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल अब कैपिटल एम की वजह से लिखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। और इस कैपिटल एम की वजह से लिखेंगे पोटेंशियल, तो फिर से यही आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? फाइनल पॉइंट ओरिजिन पे, तो पार्टिकल का मास इनटू उसका पोटेंशियल। कैपिटल एम की वजह से होगा माइनस जी एम बाई ए, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरे कैपिटल एम की वजह से आ जाएगा। स्पीड v मान लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गई, तो m इंटू माइनस जी एम बाई 2a इंटू 2 इक्वल टू माइनस 2 GM बाई a प्लस हाफ m v स्क्वायर। तो ये m से m कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर बाई 2 की क्या वैल्यू आ गई? 2 GM बाई a माइनस GM बाई, तो 2 GM बाई a में से GM बाई a सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये GM बाई a आ जाएगा। तो v की क्या वैल्यू आ गई बच्चों? अंडर रूट 2G कैपिटल M बाई a। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? नहीं, काइनेमेटिक्स से नहीं कर सकते हैं। मतलब काइनेमेटिक्स से कर तो सकते हो, लेकिन क्या होगा, बहुत लेंदी होगा, अननेसेसरीली इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले तो वेक्टर एडिशन की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना पड़ेगा जनरल पोजीशन पे, फिर मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड पता लगाना पड़ेगा, फिर उससे फोर्स, फोर्स से एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी आएगी। और बहुत इस तो दिस मेथड इज फार बेटर देन दैट काइनेमेटिक्स वाला मेथड। कर तो सकते हैं, कहा जाए कर सकते हैं क्या, तो यस कर तो सकते, कैन बी सॉल्व बट नॉट एडवाइस। आगे चलिए। अच्छा, यहाँ पर भी क्या है, जैसे मान लो ऐसा कहा जाए हमसे कि एक सॉलिड स्फीयर कैपिटल एम मास का है, और उसके अंदर एक टनल बनाई हुई है हमने, जो कि कहाँ से पास करती है बच्चों? जो कि सेंटर से पास करती है। कहाँ से पास करती है? सेंटर से। There is a thin tunnel passing through the center of the sphere.
और हमने क्या किया, ये तो फिक्स्ड है मान लो, और एक सरफेस से रेडियल डायरेक्शन में कैपिटल आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल. सो पार्टिकल ऑफ मास small m is released from rest from a distance capital R from the surface of the sphere. तो हमें पता लगाना है find the speed acquired by the particle. By the time it reaches the surface of the sphere, center of the radius of a sphere is capital R. Radius of a sphere is capital. वो लास्ट होगा सर 78,000. क्या बेटा क्या बोल रहे हो? देखो बेटा कैसे करें, ये पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं ए बी और सी. तो पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दें. अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू बी.
तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे m इंटू माइनस जी एम बाई टू आर, काइनेटिक एनर्जी 0। बी पॉइंट पर लिखेंगे m इंटू माइनस जी एम बाई आर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, जी एम बाई कैपिटल आर माइनस जी एम बाई टू आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू। तो जी एम बाई टू आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट जी एम बाई कैपिटल। दूसरा क्या लिखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू, तो ए पर क्या लिखेंगे m इंटू माइनस जी एम बाई टू आर, क्योंकि बाहर वाला पॉइंट है ना, तो सेंटर से डिस्टेंस आएगी, प्लस 0 इक्वल टू m इंटू माइनस थ्री जी एम बाई टू आर प्लस हाफ एम बी डैश। सेंटर का पोटेंशियल माइनस थ्री जी एम बाई टू आर होगा, यहाँ पे फिर से ये कैंसिल हो गया, तो थ्री जी एम बाई टू आर में से जी एम बाई टू आर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचेगा जी एम बाई आर। तो वी डैश की वैल्यू आ जाएगी रूट टू जी एम बाई, सरफेस पर इतनी होगी, सेंटर पर इतनी हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? भाई ए से सी, ए का पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एट ए है माइनस जी एम बाई टू आर, पोटेंशियल एट सी क्या है, माइनस थ्री बाई टू जी एम बाई आर। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखी, ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, सी की पोटेंशियल सी पे काइनेटिक। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? ये नोट कर लिया बच्चों सबने? तो बेटे बेसिकली क्या है, उन्हीं सब फॉर्मूलों से अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि m और 2m मास के दो पार्टिकल्स हैं और ये इनके बीच में जब डिस्टेंस r थी तो दे वर रिलीज फ्रॉम रेस्ट।
particles of masses capital M and 2m were released from rest when separation between them was r. Find velocity acquired by them. When separation becomes r by, when separation becomes कितना r by अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही रिलीज करेंगे ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों के पास स्पीड आएगी। ठीक है, मान लो कैपिटल M के पास v1 आ जाती है, 2m के पास v2 आ जाती है। बाय द टाइम सेपरेशन बिकम्स r by 2, तो क्या हम दोनों की स्पीड बराबर बराबर आएगी क्या? बराबर बराबर नहीं आएगी। लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके हमें पता लगाना पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन दिस सिस्टम। तो लिखेंगे, शुरू में लीनियर मोमेंटम 0 था, बाद में भी 0 होना चाहिए, तो mv1 minus 2mv2 this should be 0, 2m, that means v1 बराबर हो गया 2v2। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन की यूज करनी पड़ेगी। क्या इक्वेशन आएगी एनर्जी कंजर्वेशन की? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए फॉर्मूला माइनस GM1m2/r यूज करना पड़ेगा। माइनस GM1m2/r। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM1m2/r प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v2 का, तो क्या हो जाएगा -4 GMm/r, और ये इधर रखे तो -4 GMm/r प्लस 4 GMm/r माइनस 2 GMm/r, तो ये हो जाएगा 2 GMm/r इक्वल टू
हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ टू एम वी टू स्क्वायर, वी वन को टू वी टू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ एम फोर वी टू स्क्वायर प्लस हाफ टू एम वी टू स्क्वायर, टू टू ज़ा फोर, टू एम वी टू स्क्वायर प्लस एम वी टू स्क्वायर, तो थ्री एम वी टू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टू जी एम स्क्वायर बाई, ये बराबर हो जाएगा किसके, थ्री एम वी टू स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया, तो वी टू की क्या वैल्यू आ गई बेटे, अंडर रूट टू जी एम बाई थ्री, और वी वन किसके बराबर है, वी वन इज इक्वल टू टू वी टू, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एट जी एम बाई, इस तरह से दोनों की स्पीड्स अपने पास। हाँ हाँ बस, ये रहा लास्ट पेज, देख लो। हाँ बच्चों, नोट कर लिया ये, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टिकल चल रहे थे, तो क्या है दोनों की स्पीड आएगी, और दोनों की स्पीड आएगी तो क्या है, हमको दो वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल दो इक्वेशन भी है ना, बिकॉज दिस सिस्टम इज फ्री, कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर। सर हम लोग सब इधर माइनस साइन क्यों ले रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसके लिए क्या? हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है ना, मैंने बताया था ना यार, यार सबसे पहली बात जब मैंने तुम्हें हाँ ग्रेविटेशन, सर, पता है सर। मैंने यही बताया था भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है ना, तो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो वहां पर भी आप देखो ना, अगर मान लो दो, एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है, एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव आती है कि नहीं? एक का चार्ज Q1 होता है, एक का माइनस Q2, तो एनर्जी क्या होती है, माइनस के Q1 Q2 बाई आर आती है। यहाँ पर पॉजिटिव मास भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी नेगेटिव ही लिखनी पड़ेगी आपको पोटेंशियल। और आप सिंपली ऐसे सोचो, देखो मैं आप एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि मान लो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस इंफिनिटी, दे आर एट अ सेपरेशन ऑफ इनफाइनाइट फ्रॉम ईच अदर, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क का नेगेटिव। अब ये मान लो कि चलते चलते आर डिस्टेंस पे आ गए, पूरी डिस्टेंस के दौरान डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही दोनों पे फोर्स लगता रहा, तो वर्क डन बाय फील्ड पॉजिटिव हो गया, तो आर डिस्टेंस की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई कि नहीं आ गई? इन्फिनिटी की अगर जीरो है तो आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव ही आएगी, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स जब लगता होता है तो क्या होता है,
डिस्टेंस कम होने पर पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाती है। इफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स between particles is attractive, तो क्या होता है, as r decreases potential energy, and if internal conservative force is repulsive, तो क्या होता है, डिस्टेंस कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये एक परम सत्य है, शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। किसी भी तरह का फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स है तो ऐसा होगा ही होगा। अब चाहे वो स्प्रिंग का हो, ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मैग्नेटिक, जो भी हो, फलाना ठिकाना, जैसा भी, ऐसा होगा ही होगा।
हाँ भाई, एक मिनट देखो, मैं इसको थोड़ा देखो, क्या ये वाला पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया सबके? और देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, है ना, लेकिन वो थोड़ा सा देखना है, अच्छा है सेम, लेकिन थोड़ा सा तब भाई, अच्छा सेम है लेकिन अच्छा, देखो, कंसिडर अ यूनिफॉर्म solid sphere and it has a small diameter, a small tunnel passing through its diameter. इसका मास है कैपिटल M और एक पार्टिकल है, उसका भी मास है कितना, उसका भी मास है कैपिटल, और इनके बीच की डिस्टेंस है r के, ये भी फ्री टू मूव, और ये कैपिटल M भी फ्री टू, system is released from rest. From the position shown. Find the speed of the particle when it passes through the center of the sphere.
अब देखो इसमें क्या होगा बेटे कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना? तो बाय द टाइम दिस पार्टिकल reaches the center of the sphere, the sphere would also have moved some distance, and the sphere also would have acquired certain velocity, right? Situation would become something like this. सेंटर पर वो m मास का पार्टिकल आ चुका है और उसकी वेलोसिटी कुछ v1 हो चुकी है और इसकी कुछ v2। अब मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम अप्लाई करें, क्योंकि दोनों का मास कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम इंटू वी टू शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू वी वन, यानी वी टू शुड बी। अगली इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन की अप्लाई कर दें, तो माइनस जी एम बाई आर इंटू एम प्लस 0 इक्वल टू माइनस 3 GM बाई 2R इंटू एम प्लस हाफ एम बी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम बी टू स्क्वायर। तो 3 GM स्क्वायर बाई 2R में से सब्ट्रैक्ट कर दें GM स्क्वायर बाई R, तो आपके पास आ जाएगा v1 को v2 को बराबर पुट कर दो, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v1 स्क्वायर, तो एम v1 स्क्वायर 3/2 -1 तो 1/2 हो जाएगा, तो GM स्क्वायर बाई 2R इक्वल टू एम v1 स्क्वायर। तो v1 की क्या वैल्यू, v1 इक्वल टू v2, दोनों की ही वैल्यू आ जाएगी √GM बाई। क्या ये बात समझ में आती है बच्चे? कुछ लोगों ने सही आंसर ही बता दिया था, बहुत बढ़िया। U फाइनल मास इनटू पोटेंशियल, इस पार्टिकल का मास इनटू स्फेयर की वजह से सेंटर का पोटेंशियल। तो स्फेयर की वजह से सेंटर का पोटेंशियल क्या होता है, -3 GM/2, है ना? स्फेयर की वजह से सेंटर का पोटेंशियल -3 GM/2।
ओके, अब देखो क्या है। अब देखो हम ये मतलब ये सारे इस तरह के कंसेप्ट्स जो आपने वहां पे पढ़े थे वो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई आपसे कह दे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point, gravitational potential in a region is, let's say, V is equal to minus 3xy. So find intensity of electric field, intensity of gravitational field in that. तो बेटे रिलेशन वही होता है, इंटेंसिटी को माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस 3xy आई कैप माइनस प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ माइनस 3xy तो क्या हो जाएगा ये माइनस 3y आई कैप माइनस 3x 3y आई कैप प्लस 3x, ऐसी इंटेंसिटी की वैल्यू। मतलब फील्ड और पोटेंशियल में भी हम वही रिलेशन यूज कर सकते हैं जो वहां पढ़ा था। That part of gravitation is exactly same as electrostatics that we have studied till now. अब जो मेन इसमें मुद्दे की बात हमें करनी है वो क्या है, उन पे आते हैं। वो क्या है E या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, वो क्या। देखो अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, of mass capital M equal to 6 into 10 की power 24 kg and radius R equal to 6400 किलोमीटर या 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर। अगर ये सॉलिड स्फीयर तो है तो इसकी वजह से सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है एट अ डिस्टेंस स्मॉल r from the
सेंटर ऑफ द अर्थ, या पहले सरफेस पे लिखते हैं। सबसे पहला बात करते हैं कहां पर, इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द, इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द, तो वो क्या फॉर्मूला होता है, GM बाई आर स्क्वायर, नहीं, GM बाई जी क्या होता है बच्चों, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मास होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, रेडियस होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, तो इसका स्क्वायर 6.67 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय तो 13 रहेगा ना ऊपर, 23 कैसे? 13, बिल्कुल सही बात है, ऊपर कितना रहेगा, 13 रहेगा। तो ये तो 10 हो गया, और ये ऊपर भी ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या 1 से थोड़ा सा कम आता है, तो ये वैल्यू आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 9.8 न्यूटन पर केजी। कितनी आ जाती है, 9.8 न्यूटन पर। इसका मतलब क्या है, अर्थ की सरफेस पर अगर कोई m मास का पार्टिकल रखो, तो अर्थ उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, मास इंटू इंटेंसिटी, यानी कि 9.8 इंटू m। तो इसलिए ये जो 9.8 आता है ना, 9.8 को हम स्मॉल जी भी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस। पूरी अर्थ मिला करके m मास के पार्टिकल पे इतना फोर्स लगाती है, और इस m मास के पार्टिकल को जरा सा ऊपर ले जाएं, तो 5, 10, 15, 20, 100 मीटर ऊपर ले जा करके रिलीज करें, तो इतना एक्सेलरेशन उसका रहेगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन मास, ये फोर्स आ गया, इसको मास से डिवाइड कर दो, तो जो इंटेंसिटी है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हो जाता है। अर्थ की वजह से जो ये होता है सरफेस, तो उसको G0 सिंबल से हम आगे रेफर करेंगे। न्यूटन पर केजी जो यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो जाती है। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो होता है, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको मीटर से भाग दे दोगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या हो गया, सॉरी केजी से इसको डिवाइड कर दोगे तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू। तो सरफेस पे तो इतना होता है। फिर आगे चलते हैं, इंटेंसिटी एट एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहो या हाइट कहो, एट ए हाइट h अबव अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से h हाइट के ऊपर जाएंगे तो कितना, तो अर्थ की सरफेस से h हाइट के ऊपर अगर मैं जाऊंगा बच्चों, तो बेसिकली अर्थ के बाहर पहुंच गए, किधर पहुंच गए, अर्थ के बाहर। तो यहाँ पर सॉलिड स्फीयर वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, लेकिन सॉलिड स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, GM बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी एट हाइट h लिखें, या उसको कई लोग G एट हाइट h भी लिख देते हैं, वो क्या होगा, क्या उसको GM बाई
आर प्लस एच का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं? बोलो बच्चों, क्या ये बात लिख सकते हैं क्या? नो। इसको आप ऐसा लिख लो, जी एम बाई, यहाँ से आर कॉमन ले लो तो स्क्वायर है तो वो आर स्क्वायर बन के आएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एच बाई आर का। अब जी एम बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा जी एट सरफेस विच इज जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। जी एट हाइट ऐसे हो जाएगा जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है, इफ height is very small in comparison to the radius of earth, less than कितना 5% of 5% मतलब अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर का मतलब उसका 10% 64 किलोमीटर या 32 किलोमीटर से कम हाइट। सर जी एट 320 हाइट किलोमीटर ना? 320 किलोमीटर, 320। 1% हो गया 64 किलोमीटर, 10% 640, 5% कितना 320 किलोमीटर। तो जी एट हाइट एच को क्या लिखेंगे, जी नॉट इंटू 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। अब एच अगर आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसका मतलब एच बाई आर इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, तो जी नॉट इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर। जी एट हाइट एच आ जाएगा जी नॉट इंटू 1 माइनस 2 एच बाई, ऐसा जी एट हाइट एच। जी एट हाइट एच आ जाएगा जी नॉट इंटू 1 माइनस 2 एच बाई कैपिटल, है ना। लेकिन ये कब तक लिख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला? देखो इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करने में तुमको तकलीफ बहुत आएगी। कैसे तकलीफ आएगी? कोई हमसे कह दे कि फाइंड जी एट ए हाइट कुछ 320 किलोमीटर या 64 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, ऐसा कह, तो इस वाले फॉर्मूले से करने में तो बहुत दिक्कत आएगी। 64 किलोमीटर अपॉन 6400 किलोमीटर 1 प्लस 1/100 का होल स्क्वायर करोगे, फिर जी नॉट डिवाइड, यहाँ पर क्या है, यहाँ फटाफट हो जाएगा, इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता लगानी है तो ये फॉर्मूला, दिस इज एग्जैक्ट फॉर्मूला। और ये कौन सा फॉर्मूला है? अप्रोक्सीमेट। लेकिन ये इसमें जो जी आता है वो लगभग सही आता है कब, अगर हाइट 320 किलोमीटर से छोटी। अब 320 का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लक्ष्मण रेखा हो गई कि 320 मतलब 320 ही करना है, 340-50 मतलब लगभग इतना इतना हाइट तक चल जाएगा। मान लो एग्जाम में पूछ ले 350 किलोमीटर को पता लगाओ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो पूछ ले हाइट 350 किलोमीटर पर जी पता लगाओ, कौन सा वाला यूज करो? सेकंड वाला यूज करेंगे भैया, ऐसे थोड़ी है। सर आपने तो कहा था ये 320 से कम है, ये एक मतलब
जैसे तुम ये समझ सकते हो कि भाई अभी कोरोना के टाइम पे दो चीज होती है ना, एक तो होता है रूल और एक होती है गाइडलाइन। गाइडलाइन का मतलब क्या है? मतलब ऐसा सजेशन है, आपका बिहेवियर उसके आसपास रहना चाहिए, है ना। और रूल का मतलब ऐसा ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो दिस इज अ गाइडलाइन। ठीक है, 320 किलोमीटर जो है वो बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं है, वो एक गाइडलाइन। ओके, समझ गए आप लोग, बिल्कुल सही समझ गए। अब इसमें एक चीज और हो जाती है, जैसे मान लो कि आपसे कहा जाए 2h कैसे आया? अरे भाई बाइनोमियल एक्सपांशन से 1 + x की पावर n को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 + nx इफ x इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1। तो यहाँ पर लिखा था 1 + h/r की पावर -2, तो इसको अप्रोक्सीमेटली लिख दिया 1 - 2h/r, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। परसेंटेज चेंज इन g with height, percentage change in g with height in comparison to surface, percentage change in g with height in comparison to surface। तो कैसे लिखेंगे? परसेंटेज चेंज g at height h minus g at surface upon g at surface into 100। g at height h को लिखेंगे g0 into 1 - 2h/r minus g0 upon g0 into 100। तो ये जी नॉट कैंसिल हो गया, 1 - 2h - 1 तो 1 भी कैंसिल हो गया, -2h/r। परसेंटेज चेंज इन जी विद नेगेटिव साइन क्या बता रहा? डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट as height increases g। अच्छा, ये फॉर्मूला भी फॉर h लेस देन 320 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। जैसे कोई आपसे यूं पूछे कि at what height above Earth's surface does G decreases by 25% by 2%। तो कैसे करेंगे बच्चों, पता करो इसका आंसर। ये वाला पेज नोट कर लिया सबने? अच्छा, ये पेज नोट कर लो पहले, इसके पिछले वाला तो नोट कर लिया था।
अच्छा एक बात बताओ, पहले पार्ट के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? क्या पहले पार्ट के लिए अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? नहीं यूज कर सकते, एग्जैक्टली यूज करना पड़ेगा। सी 25% इज अ लार्ज डिक्रीज। So exact value must be, अब 25% डिक्रीज हो गया, इसका मतलब बचा कितना? मतलब इसको लिखते हैं जी नॉट माइनस जी नॉट इंटू 25/100। तो हम चाहते हैं जी एट हाइट एच इतना हो जाना चाहिए, यानी 3g0/4 हो जाना चाहिए। इसको लिखेंगे जी नॉट अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर। तो ये जी नॉट से जी नॉट कैंसिल हो गया, तो यानी 1+h/r का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटे? 4/3। तो 1+h/r हो जाएगा √4/3। तो h कितना हो जाएगा? r इंटू √4/3 माइनस। पहले पार्ट का तो ये आंसर आएगा। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तुमको तो क्या होगी बच्चों? आर को 6400 किलोमीटर रख दो, है ना, और √4/3 मतलब √1.33। 1.33 का रूट कितना होगा? सर हम लोग परसेंट चेंज के फॉर्मूला से नहीं कर सकते क्या इसको? नहीं कर सकते ना बेटे, परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो स्मॉल के लिए ही एप्लीकेबल है, और यहाँ तो हाइट स्मॉल नहीं आने वाली क्योंकि 25% डिक्रीज हो रहा है ना। 25% डिक्रीज होने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा हाइट पे जाना पड़ेगा। तो ये कितनी वैल्यू आएगी बेटे? और √4 होता है 2, 1/√3 होता है 0.577। 2 इंटू 0.577 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1.154 माइनस आ जाएगा 6400 इंटू 0.15 किलोमीटर। कितना आ जाएगा ये? 64 इंटू 15, 960 किलोमीटर पे लगभग आपको जाना। ये बात समझ में आई बेटे? 960 किलोमीटर पे हमको जाना। अच्छा केमिस्ट्री क्लास है कुछ लोगों की, बस मैं ये वाला सवाल सॉल्व करके बताऊं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 2% के लिए ज्यादा हाइट पे नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? -2 इक्वल टू -2h/r इंटू 100। तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू आ जाएगी r/100, मतलब 64 किलोमीटर की हाइट पे। वैसे तो 64 किलोमीटर बहुत है ना? वैसे तो 64 किलोमीटर बहुत है। मतलब देखो हाइट के साथ जो चेंज आता है ना, ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं है कि ध्यान दो, काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन जी को कांस्टेंट ही मान लेते हैं। एक बिल्डिंग से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, कांस्टेंट है। अरे बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, किसी को पता है क्या? बुर्ज खलीफा की हाइट क्या है? वहां तक कितना चेंज आता है? बुर्ज खलीफा की हाइट क्या है?
बुर्ज खलीफा की हाइट है, टोटल हाइट ऑफ 830 मीटर, 830 मीटर, 830 मीटर, इसका मतलब 0.83 किलोमीटर, है ना। इतनी ऊंचाई पे भी आप चले जाओगे तो क्या है, जी में कोई खास परिवर्तन नहीं आने वाला। देखो 2% चेंज के लिए आपको 64 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, मात्र 2%। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सिर्फ कितना सा चेंज चाहिए, ओनली 2% डिक्रीज के लिए कितना ऊपर जाना पड़ रहा है आपको, 64 किलोमीटर पे जाना पड़ रहा है। ये बात समझ में आती है। तो जो अपन वो क्वेश्चन करते हैं ना कि एक पार्टिकल को 200 मीटर की बिल्डिंग से गिरा दिया, 80 मीटर की बिल्डिंग से गिरा दिया, तो वहां तो आप जी को कांस्टेंट ही ले सकते हो। 80 और 100 मीटर पे तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्यों बेटा। 2%, 2% बेटा, 2%, 2%, ओनली 2%। बुर्ज खलीफा की हाइट पे जाओगे तो सिर्फ 2% का चेंज आएगा। 20% के लिए तो बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा लड़के, अरे लड़के, 20% के लिए तो तुमको हजार, मतलब ये देखो ना, 25% के लिए कितना जाना पड़ रहा है, 960 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, 960 किलोमीटर, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा, हाँ स्पेस में जाना पड़ेगा। आएगा समझ में, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, आगे का जो ग्रेविटेशन का पोर्शन होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी, इसका ग्राफ पैराबोलिकली बढ़ेगा ना, पैराबोलिकली डिक्रीज होगा, मतलब पैराबोलिकली डिक्रीज नहीं होगा, नो दैट इज नॉट पैराबोला। देखो पैराबोला के लिए क्या होना चाहिए, वो एक्स स्क्वायर टाइप का आना चाहिए, ये तो ऐसा ही होगा। हर एटमॉस्फेयर के सेक्शन में जी डिफरेंट होगा, हाँ बिल्कुल। देखो कंसिडरेबल हाइट जाना पड़ेगा जी में, मेरे कहने का मतलब क्या है, जी में अगर आपको वेरिएशन देखना है तो आपको ऐसे 15-20 किलोमीटर से वेरिएशन नहीं दिखाई देगा, है ना। व्हेन, जब आप हाइट बहुत ज्यादा चेंज आएगा हाइट में, आप किसी भी हाइट पे हो, वहां पर मान लो कुछ जी की वैल्यू, नाउ यू मूव 10-20 किलोमीटर्स अवे और टुवर्ड्स द अर्थ, जी वोंट चेंज बाय मच, बट इफ यू मूव 500-900 kilometers, then g will change by quite a large amount। अच्छा, जस्ट एक सिंपल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, फटाफट से जल्दी से बता दो, फिर लेक्चर खत्म करेंगे। कि जो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में सुना है सबने, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, वो कितनी हाइट पे रोटेट करती, कितनी हाइट अबव अर्थ सरफेस पे रोटेट करती होगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, रफ आइडिया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, गूगल करके नहीं बताना। दे रोटेटेड 35,000 किलोमीटर, यस, एक दो बच्चों ने सही जवाब दिया है। अप्रोक्सीमेटली कितना, 35,000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, अप्रोक्सीमेटली 35,000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, 35,000 मीटर नहीं, 35,000 किलोमीटर, 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। अप्रोक्सीमेटली कितना, अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट पे वो रोटेट करती, ठीक है। और अगले लेक्चर में इट इज गोइंग टू बी अबाउट दोज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इतना दूर क्यों रोटेट करवा पाते हैं, इसके लिए आपको अगले लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इंटरेस्टिंग। और होमवर्क भी तो कुछ करना पड़ेगा बच्चों। तो ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ABC ये कर सकते हो आप, ग्रेविटेशन
एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए बी। ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। एक मिनट, मैंने नोट सेव कर लिए क्या? हाँ कर लिए। ओके बच्चों।